We are live now, so we can start. Hello everyone. I hope I am audible and visible to all of you. Welcome back to Sai Math Connect. आज हम जो बात करने वाले हैं, आपको पता ही है, साई मैथ कनेक्ट में हम चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल लेवल पे, ताकि हमें थोड़ी थोड़ी आइडिया लगे कि क्या पढ़ना है चैप्टर में, कैसे पढ़ना है, ताकि हमारी लर्नेबिलिटी और कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी और फंडामेंटल्स और बेसिक्स स्ट्रांग हो। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो हम साई मैथ में सबकी बात करते हैं और इसका डिस्कशन करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं फिजिक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना, जिसके बिना फिजिक्स का बेस ही नहीं बन सकता है, जो इसमें मैं एक स्टैंडर्ड डायलॉग मानता हूं एज अ फिजिक्स टीचर। ऑलवेज आई यूज टू से कि इफ यू नो न्यूटन्स लॉ यू नो एवरीथिंग, इफ यू डोंट नो न्यूटन्स लॉ यू नो नथिंग। और न्यूटन्स लॉ आता है तो सब कुछ आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और न्यूटन्स लॉ में आज हम बात करने वाले हैं, इसके क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, इसमें क्या कमियां हैं, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ की शॉर्टकमिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है, आप किसी भी क्लास में है, आपको बहुत इंटरेस्टिंगली बात समझ में आ जाएगी। और आपको पता है कि साई मैथ कनेक्ट में जब हम बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एंटरटेनिंग करें। एंटरटेनिंग इन द सेंस कि हम कंटेंट को, कॉन्सेप्ट को अच्छे फॉर्म में डिलीवर करें। ये नहीं कि जोक्स मारे, इधर उधर की फालतू बातें करें। टू द पॉइंट स्टिक कर देते हुए हम थोड़ी ढंग से पढ़ाई में रोचकता, पढ़ाई में इंटरेस्ट को पैदा करने की कोशिश करें। दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस साई मैथ कनेक्ट। और आपको ये पता है कि इसमें क्विजेस भी होंगी जो कि नवंबर में है और फैब में है। आप उन क्विज के लिए एनरोल कर सकते हैं और उन क्विज के बेसिस पर हम अच्छे बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको हम कोशिश करेंगे कि हम उनको सैल्यूट करें, हम उनका स्वागत करें, हम उनको मोटिवेट करें। एंड द प्रोसीजर फॉर मोटिवेटिंग देम इज टू रिवार्डिंग देम। And how we can reward them? We are going to reward them by the cash prizes up to 1 lakh rupees, and we are going to give the gift vouchers for different merchandise। आपके गिफ्ट वाउचर्स होंगे, आप ले सकते हैं। हम आइजैक लर्निंग, जो मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा नाम नीलमणि श्रीवास्तव है, आइजैक लर्निंग का की तरफ से हम आपको कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट, स्टडी मटेरियल, स्कॉलरशिप और ऑनलाइन कोर्सेज का एक्सेस, बहुत सारी चीजें मुहैया कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्स यू पास्ड। So this is a very interesting and innovative way of connecting students और motivating them to study। पढ़ाई के लिए अच्छे से मोटिवेट करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। मैं खुद आईटी कानपुर से पास आउट हूं। मुझे समझ में आता है कि पढ़ाई की क्या अहमियत है। अब सबसे आसान रास्ता मुझे लगता है कि दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अचीव सक्सेसफुल एंड गुड लाइफस्टाइल व्हेन यू ग्रो अप। आपको बढ़िया काम करने के लिए ये सबसे आसान रास्ता है पढ़ाई। भले आपको अभी मुश्किल लगता हो, बट बिलीव मी ये सबसे आसान रास्ता है। सो आज हम बात करने वाले हैं
न्यूटन्स लॉ और उसके शॉर्टकमिंग्स की। न्यूटन्स लॉ और शॉर्टकमिंग से पहले सबसे पहले ट्रिब्यूट सर आइजैक न्यूटन को देना चाहिए। आइजैक न्यूटन जी बुक से ही मैंने लिया हुआ है। आइजैक न्यूटन जो है वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कभी ना हुए हैं ना कभी होंगे। मतलब अगर कहा जाए तो कोई आइंस्टाइन को सबसे दिमाग वाला साइंटिस्ट, सबसे इंटेलिजेंट आदमी माना जाता है, पर न्यूटन कहीं से भी उनसे कम नहीं थे। हर फील्ड में उन्होंने काम किया हुआ है और उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ग्रेविटेशन फोर्स एप्पल वाली कहानी हर बच्चे ने सुनी हुई है। और न्यूटन ने जो उनके लॉज दिए थे कि कैसे कॉज और इफेक्ट की फिलॉसफी को समझाया, कैसे सबको समझा, उसको बात करने की हम कोशिश करेंगे। So without wasting our time, let's move on what Newton wanted to suggest. Newton क्या कह रहे थे? एक जमाना था हमें हमेशा लगता है कि यार कोई भी चीज होगी तो उसमें हमें जो दिख रहा है उसे कहते हैं इफेक्ट, यानी कुछ हुआ, इफेक्ट। और जैसे आपको फीवर हुआ तो आपको फीवर इज द इफेक्ट, पर उसका कॉज ढूंढा तो आपने कहा कि आप बारिश में भीग गए थे, आप रेनी वाटर से, गंदे वाटर से खेल रहे थे, इसलिए आपको फीवर हो गया, या कोई भी रीजन है। तो कॉज इफेक्ट इज द आत्मा, इज द सोल ऑफ द साइंस, कि हम हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं व्हाई इट हैज हैपेंड। कॉज क्या है? इफेक्ट को तो देखा, कॉज क्या है? इफेक्ट देखा, इसको फेंका, ये नीचे गिरा, ये तो इफेक्ट था। न्यूटन से पहले भी लोगों ने एप्पल गिरते हुए देखा होगा, वो इफेक्ट दिख रहा है सबको, पर उसका कॉज क्या है? क्यों गिर रहा है ये एप्पल? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की न्यूटन ने। हम वैसे उसके ग्रेविटेशन लॉ की बात आज नहीं करेंगे, हम फंडामेंटल लॉज जो न्यूटन ने दिए, जिसे आप 3 लॉ की तरह पढ़ते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, उसकी बात करते हैं। तो इन्होंने पहली बात जो बोली, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको फर्स्ट लॉ में कह सकते हैं, कोई चीज रुकी है। इफ समथिंग इज एट रेस्ट, रेस्ट मतलब रुकी हुई है, समथिंग इज एट रेस्ट, रेस्ट मतलब हुआ इट इज एट रेस्ट, मतलब इट इज नॉट मूविंग। तो वो कहते हैं कि इफ समथिंग इज एट रेस्ट देन इट विल बी इन रेस्ट until unless somebody pushes और pulls it। ये जो पुश और पुल है, इसके बिना, पुश और पुल, इसको इन्होंने, पुश और पुल को फैमिली वाइज, यानी दो चीजें कर सकते हैं, किसी चीज को पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, इसको इन्होंने कहा फोर्स। इसको उन्होंने कहा फोर्स। उन्होंने कहा इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर फोर्स नहीं है तो कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, अपने आप को चल नहीं सकती। कोई भी चीज, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ये आपने कहा ये कैसे सर, आप तो अपने आप चल रहे हैं, आप तो अपने आप चल रहे हैं, आप तो लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए ठीक था? नहीं, मैं भी नहीं चल सकता अगर कोई बाहरी फोर्स ना हो। यानी कोई भी चीज चल, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। आपने कहा ऐसा कैसे? तो आप अपने आप को ऐसे सोचिए कि आपने कहा सर आप तो चल सकते हैं बिना पुश और पुल के, आपको किसी ने पुश नहीं किया, आपको किसी ने पुल नहीं किया, आप कैसे चल गए? मैंने कहा आपको दिखा भले ना हो, पर मुझे किया है पुश या पुल किसी ने। आपने, किसने किया है? मैंने कहा आप इमेजिन करिए कि आप स्पेस में चले गए जहां पे जमीन नहीं है और आप अकेले, जैसे अभी बहुत ही खतरनाक इवेंट आपको पता है चल रहा है, सुनीता विलियम्स फंसी हुई हैं, सुनीता विलियम्स फंसी हुई हैं। तो अगर वैसे ही आप कभी स्पेस में हैं और आप स्पेस में हैं, तो क्या आप अपने आप चल सकते हैं? इवन यू आर लिविंग, नो यू कैन नॉट मूव, यू नीड सम फोर्स। डू यू नो विच फोर्स मेक्स अस मूव? डू यू नो विच फोर्स मेक्स अस मूव? हमें कौन सा फोर्स मूव कराता है जमीन पे जब हम चलते हैं? क्या आपको पता है? आप में से किसी को पता है? जल्दी बताइए, विच फोर्स मेक्स अस मूव? हमें कौन सा फोर्स मूव कराता है? हमें कौन सा फोर्स मूव कराता है? आगे कौन सा फोर्स बढ़ाता है? कोई बता सकता है हमें कौन सा फोर्स मूव कराता है? विच फोर्स मेक्स अस मूव? प्लीज हेल्प मी। कौन है यहाँ पे जादूगर, जानकार, जो मुझे बताएगा कि विच फोर्स मेक्स अस मूव? हमें कौन सा फोर्स मूव कराने में हेल्प करता है? विच फोर्स इज देयर जो हमें मूव कराता है? एनीबडी? अरोड़ा, अरोड़ा, मैथ्स आर्ट्स। फ्रिक्शनल फोर्स, सुजल अग्रवाल, बहुत ही बढ़िया। सुजल अग्रवाल ने कहा कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स व्हिच मेक्स अस मूव। देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स हमें आगे बढ़ाता है। अगर हमारी जमीन जो है वो स्मूथ होती, यानी एकदम फ्रिक्शनलेस होती, आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि एकदम फ्रिक्शनलेस जमीन होती, तो हम अपने आप मूव नहीं कर सकते। हम आगे पैर बढ़ाते वहीं धड़ाम से नीचे गिर जाते, हम कभी मूव नहीं कर सकते थे, हम भले हमारे अंदर रहते। यानी न्यूटन ने कहा कि चाहे कोई लिविंग हो या नॉन लिविंग है, अगर वो रुका हुआ है तो उसको चलाने के लिए फोर्स चाहिए, उसको चलाने के लिए फोर्स चाहिए। सिमिलरली इफ समथिंग इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी v से किसी दिशा में जा रहा है, तो उसको रोकना हो,
उसकी स्पीड को बढ़ाना हो, उसकी दिशा को बदलना हो, यानी उसको राइट से लेफ्ट में ले जाना है या लेफ्ट से राइट में ले जाना है या किधर कहीं और मोड़ना है, तो इन सारे कामों के लिए फोर्स चाहिए। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। एक बच्चा पूछ रहा है विजुअल लाइट रेस का मतलब, मेरे बेटा हम लाइट को नहीं देखते, लाइट के थ्रू देखते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, दिस इज डिफरेंस। आपने बीच में पूछा, मैं बता देता हूं कि लाइट इज द स्टिमुलस है जो हमारी आंखों में क्रिएट करता है, जिसके थ्रू हम देखते हैं। और वो स्टिमुलस क्रिएट कौन करता है? वो करता है विजिबल रीजन की लाइट। वो लाइट, विजिबल रीजन की लाइट हमारे आंख में स्टिमुलस क्रिएट करता है, कुछ रिएक्शंस कराता है, कुछ होता है ऐसा कि हम उससे देख पाते हैं चीजों को। ये समझने की कोशिश करिए। चलिए बैक टू द गेम। तो पुश या पुल के बिना किस कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से उसकी दिशा नहीं बदल सकती, उसकी स्पीड बदल नहीं सकती, स्पीड घट नहीं सकती। ये न्यूटन ने कहा, पहला लॉ बताया कि फोर्स इज द रीजन, कॉज, फोर्स इज द कॉज विच गिव्स द इफेक्ट। इफेक्ट इज चेंज इन नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन और नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट। नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन और नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। बिना फोर्स की ये दोनों चीजें नहीं बदल सकती। ये न्यूटन ने बताया, ये न्यूटन ने बताया। जब न्यूटन ने ये बताया, इसे हमने बहुत मजा आया, हमने कहा ये बिल्कुल बढ़िया बात है, हमने भी ऑब्जर्व किया। और उससे पहले पता है, ऐसा नहीं कि न्यूटन ने ये बताया था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है, ये न्यूटन ने उठाया है, बताया नहीं है। मतलब this law was already there, this is known, this used to be known as law of inertia. Law of inertia was already there. लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास पहले से ही था, जिसमें ये बात कह दी गई, क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए भी फोर्स चाहिए, पर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि नहीं नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज चल रही है तो उसको चलती रहेगी जब तक उसमें फोर्स ना लगे। उसके लिए फोर्स नहीं चाहिए, फोर्स से वेलोसिटी के बदलाव के लिए चाहिए। ये बात बताई थी न्यूटन से भी सैकड़ों साल पहले, और उसका नाम था लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन ने तो इसको सिर्फ उठा लिया। इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, जो बिल्कुल आसान था। अब मैं सेकेंड लॉ को स्किप मारूंगा और थर्ड लॉ पे आऊंगा। अब आई बात फोर्स। फोर्स कैसे लगता है, फोर्स कौन लगाता है, यानी व्हाट इज दिस फोर्स, क्या है इसका रीजन, कैसे और कौन लगाता है। ये तो हम समझ रहे पुश या पुल है, पुश या पुल है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ने बोला, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कि फोर्सेस आर रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरैक्शन। फोर्सेस आर रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि तुमने कहा, हम कहते हैं, इसे एक बात समझने की कोशिश करिए। एक छोटा बच्चा, मेरा बेटा खुद का छोटा वाला बेटा 5 साल का है, हम लोग फाइटिंग कर रहे थे, हम लोग घर में कहते कि आओ लेट्स फाइट, हम खेल रहे थे, फाइटिंग फाइटिंग खेल रहे थे। उसने मेरे पैर पर एक किक मारी, धूम, और जैसे उसने मेरे पैर पे किक मारी, उसके पैर में चोट लगी, क्योंकि ऑब्वियसली चोट लगी उसके पैर में। मुझे तो बहुत फर्क नहीं पड़ा, और उसने मम्मा से जाके अपनी कहा, डैडी ने मुझे मारा, डैडी ने मुझे मारा। क्या उसने गलत कहा कि सही कहा? क्या उसने गलत कहा कि सही कहा? आप मुझे बताइए, क्या उसने गलत कहा या सही कहा? आप मुझे बताइए, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट इज इंटरेक्शन? सबसे पहले आप मुझे बताइए, उसने गलत कहा मेरे बेटे ने कि डैडी ने मुझे मारा है, मम्मा डैडी ने मुझे मारा है। क्या उसने गलत कहा है कि सही कहा है? आपने कहा, प्रियंका ने कहा रॉन्ग कहा है, रॉन्ग कहा है, रॉन्ग कहा है। प्रियंका ने कहा रॉन्ग कहा है। नहीं मेरे बेटा, वो साइंस की नजरों में उसने सही बात बोली है। हमारी सोशल लाइफ में हमें लगता है कि जैसे मैं अपना हाथ ऐसे लेकर ऐसे टेबल पर ऐसे हिट किया और मुझे चोट लगी, मैं बोलता हूं अरे मैंने टेबल पे मार दिया और मुझे चोट लग गई। नहीं, मुझे चोट लगेगी क्योंकि मुझ पर कोई फोर्स लगाएगा। तो डैडी ने उसको मारा है, ये बिल्कुल सही बात है।
रीजन कुछ भी हो, डैडी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसको हिट करने की कोशिश की या अनजाने में मारा, पर डैडी ने उसे मारा। दैट इज व्हाट न्यूटन थर्ड लॉ सेज। न्यूटन थर्ड लॉ सेज कि कौन किसको फोर्स लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता कि इसने उस पर फोर्स लगाया, उसने इस पर फोर्स लगाया, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों ही एक दूसरे को बराबर बराबर इंटरेक्ट करते हैं। आपको बात को समझिएगा, आपने हाई फाइव देने के लिए अपने दोस्त को किया और उसके हाथ में से मारा हाई फाइव, तो आपको दोनों को मजा है। आपने उसके मुंह पर ऐसे धड़ाम से ऐसे मार दिया यू हाई फाइव, तो उसको गुस्सा आएगा। आपने कहा मैंने तो सेम ही काम किया था, तुम्हें गुस्सा क्यों आया? क्योंकि यहां इफेक्ट अलग आया, यहां इफेक्ट अलग आया। यहां आपको जो फील हुआ वही उसको भी फील हुआ, लेकिन यहां उसको जो फील हुआ इफेक्ट उसका अलग था। आपका इफेक्ट की बात अभी नहीं कर रहा है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ इफेक्ट की बात नहीं कर रहा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने इफेक्ट की बात की थी कि इफेक्ट क्या होता है। न्यूटन थर्ड लॉ बात कर रहा है कॉज की, फोर्स की। तो कहता है कि ऑल फोर्सेज आर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इट इज बिटवीन मी एंड यू। इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन यू, यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन मी, यानी दो लोग इक्वल फोर्स लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं, सेम टाइप का लगाते हैं, सेम टाइप का लगाते हैं, सेम टाइप का लगाते हैं। हमने कहा इक्वल और सेम टाइप का फोर्स लगाते हैं। हमने कहा मतलब जैसे अगर ये दोनों हाथ ऐसे गए और टकराए, तो इस हाथ ने इसको पुश किया है, तो इस हाथ ने इसको भी पुश किया है। पुशिंग का रिजल्टेंट पुशिंग ही होगा, पुलिंग का पुलिंग ही होगा। अगर मैं तुम्हें पुश करूंगा तो तुम मुझे पुश करोगे, अगर मैं तुम्हें पुल करूंगा तो तुम मुझे पुल करोगे। पुलिंग होगा तो दोनों ही पुल कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा इसने उसको पुल किया, इसने उसको पुल किया। आप सोचिए, आप कभी कोई लोग रस्सी पे चढ़ते हैं, रस्सी टांग दी ऊपर और उस पर चढ़ते हैं, तो वो रस्सी को नीचे पुल करने की कोशिश करते हैं और खुद ऊपर उठते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा होता है कि रस्सी उन्हें पुल कर रही है। अल्टीमेटली इफेक्ट अलग चीज है। इफेक्ट दिखता है, कॉज दिखते नहीं है, पर कॉज समझे जाने चाहिए। कॉज हमेशा एक जैसा होता है। एक्शन और रिएक्शन इनको नाम दिया गया। बड़े कंफ्यूजिंग नाम है। एक्शन रिएक्शन, ऐसा लगता है नाम से, ऐसा लगता है कि पहले एक्शन हुआ होगा फिर रिएक्शन हुआ होगा, पर भैया ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्शन रिएक्शन हमारी लाइफ में बड़ा नाम, बड़ा कंफ्यूजिंग है न्यूटन के थर्ड लॉ में, क्योंकि एक्शन रिएक्शन से लगता है कि एक्शन पहले किया रिएक्शन बाद में हुआ, पर यहां पर दोनों फोर्सेस एक साथ पैदा होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले इसने इसको पुश किया फिर इसने इसको पुश किया, कोई कॉज इफेक्ट नहीं है, दोनों ही कॉज हैं, दोनों ही बराबर औकात के हैं, दोनों की इंटरेक्शन ही हो रहा है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एक ऐसा फोर्स लगाया, इसने पुश किया उसने पुश किया, इसने पुल किया उसने पुल किया। अब उसी लिए न्यूटन ने कहा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ऑब्वियसली तू मुझे पुश करेगा तो उधर करेगा, मैं तुझे पुश करूंगा तो इधर करूंगा, तो ऑब्वियसली पुश की दिशाएं बदल जाएंगी अगर एक दूसरे की बात हो रही है। इसलिए न्यूटन ने ऐसे कहा। और एक्शन किसे कहेंगे, रिएक्शन किसे कहेंगे? किसी एक को भी एक्शन और किसी दूसरे को रिएक्शन कह सकते हैं। न्यूटन का ये थर्ड लॉ है, न्यूटन का ये थर्ड लॉ है। लेकिन आगे चलकर न्यूटन का थर्ड लॉ में गड़बड़ा, जैसे मैंने अभी कहा था कि इसकी शॉर्टकमिंग बतानी है। न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो जाता है कई जगहों पर। एक सिंपल सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। एक चार्ज पार्टिकल इधर भी वेलोसिटी से आ रहा है और एक चार्ज पार्टिकल इधर भी वेलोसिटी से जा रहा है। अगर इन दोनों के बीच का मैग्नेटिक फोर्स पूछा जाए, चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को चलते हुए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, वही मैग्नेट वाला फोर्स, हाँ सही कह रहे हो, वही मैग्नेट वाला फोर्स। चार्ज भी लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक्चुअली चार्ज ही लगाते हैं, मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या हुआ? न्यूटन थर्ड लॉ का मेरा स्टेटमेंट है, यही सही स्टेटमेंट है। फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन, both bodies which are interacting apply equal and same type of force on each other, equal and some same type of force on each other. If you call action to one, another will be called reaction.
which one is to be called action, which one is to be called reaction, it is entirely your choice. आपकी चॉइस है, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बताएगा कि ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, दोनों एक ही बात है। तो इनमें मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण ये इधर की तरफ जा रहा है, मैं थोड़ा सा आइडिया कर लेता हूं, ये इधर की तरफ जा रहा है, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ v वेलोसिटी जा रहा है, ये करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी और इसका फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स लगेगा v क्रॉस b इधर की तरफ, इस पे फोर्स इधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाली तो करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आई, बाहर की तरफ आ रही है, v क्रॉस b किया, इस पे फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इस पे मैग्नेटिक फोर्स, इस पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इधर की तरफ लगेगा। तो भैया ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ फेल हो गया, तो ये उसकी शॉर्ट कमिंग है। आज की डेट में इसकी शॉर्ट कमिंग को हमने कवर कर लिया है बाय द लॉजिक ऑफ पता नहीं बड़ी बड़ी बातें कि फोटोन फोटून की बातें कर कर आके, एनर्जी मोशन में बातें कर कर आके कि एनर्जी जब मूव करती है उसके पास मोमेंटम होता है, वो भी फोर्स लगा सकती है, पता नहीं क्या क्या कचरा है। पर न्यूटन का थर्ड लॉ तो भैया यहां फेल हो रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऐसी कई जगहों पर फेल होता हुआ दिखाई देता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ काम नहीं करता। पर आपको जानकारी के लिए, Aisha Arthur, yes, you can say that. This is what Newton has said. You can say that. But every action has equal and opposite reaction, gives the wrong impression of Newton's third law. Wrong impression, because लगता है कि पहले एक्शन हुआ होगा फिर रिएक्शन हुआ होगा, पर ऐसा है नहीं भाई साहब। एक्शन रिएक्शन कोई महान और कोई उसका अपोजिट है नहीं बेटा, दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्सेस एक साथ लग रहे होते हैं, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं कि ये पहले और वो बाद में होगा। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ फेल होता हुआ हमें दिखाई दिया, और भी बहुत जगह फेल होता है। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो यहां एक चार्ज पार्टिकल है और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है और इनके बीच की दूरी 1 लाइट ईयर है, इनके बीच की दूरी 1 लाइट ईयर है। 1 लाइट ईयर दूरी समझते हैं? 1 लाइट ईयर दूरी होती है जो एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो होती है। अगर इसको मीटर में बताऊं तो इसकी डिस्टेंस होती है 3 × 10⁸ इंटू 365 इंटू 86400 मीटर, इतनी दूरी होती है, इतनी दूरी होती है 1 लाइट ईयर, इतनी दूरी। एब्सोल्युटली आई कैन गिव दैट बेटा। अभी बताऊंगा मोमेंटम क्या होता है, वैसे बताऊंगा, अभी रुक जाते हैं, अभी तो बड़ी बड़ी बात है। फोर्स समझते, न्यूटन लॉ समझते हैं पहले आसानी से, फिर हम आएंगे धीरे धीरे करके उस कहानी पे भी, ठीक है। तो दिस इज 1 लाइट ईयर। तो अगर आपने इस चार्ज पार्टिकल को सालों से रखे थे, इसको हिलाकर यहां कर दिया, थोड़ा सा x दूरी हिला के आगे कर दिया, तो अगले 1 साल तक, फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, जब तक आपका पेपर भी हो जाएगा, नेक्स्ट 1 ईयर आप नेक्स्ट क्लास से पहुंच जाएंगे, फॉर नेक्स्ट 1 ईयर इस पर लगने वाला फोर्स F1 और इस पे लगने वाला फोर्स F2 अलग अलग होंगे। दे आर नॉट सेम। ये कैसे होता है, इस पे घुसेंगे नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगी बात, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन थर्ड लॉ यहां भी फेल हो जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ यहां पर भी फेल हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? पक्का? तो न्यूटन थर्ड लॉ फेल हो जाता है। स्विंगिंग पीरियोडिक मोशन क्यों है, तो दिखनी चाहिए तुझे यार पीरियोडिक क्यों है। अब आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ, ये है कहानी। पहले लॉ ने सिर्फ इफेक्ट की बात की कि नेचुरल स्टेट का बनना, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ इफेक्ट की बात कर रहा था। इफेक्ट क्या था? इफेक्ट की बात कर रहा था, वो था नेचुरल स्टेट का चेंज होना, नेचुरल स्टेट चेंज, ये इफेक्ट है। नेचुरल स्टेट चेंज मतलब
रुका हुआ चल जाएगा, चलता हुआ रुक जाएगा, चलता हुआ मुड़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड घट जाएगी, ये सारा नेचुरल स्टेट का चेंज है। तीसरा लॉ था, उसने कॉज पे बताया कि ये इंटरेक्शन के हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। मैंने तुम्हें मारा, तुमने मुझे मारा, ऐसा नहीं है कि हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं मारा। आपने किसी के गाल पर थप्पड़ मारा है तो उसके गाल ने भी आपके हाथ पर थप्पड़ मारा है। फील अलग अलग इसलिए हुआ, ये तो समझ में आना चाहिए आपको, फील अलग अलग कैसे होगा। आप ही सोचिए, एक 50 रुपए का नोट धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी की शादी में गिरा हुआ मिल जाए मुकेश अंबानी को, वो कितना खुश होगा 50 रुपए का नोट लेके। कॉस्ट तो सेम मिला, नोट मिला 50 का, और वही 50 रुपए का एक नोट भिखारी एक आदमी है जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, 2 दिन से खाया नहीं है, उसको मिल जाए। दोनों में कॉज तो सेम हुआ। भगवान ने कहा मैंने तो दोनों को ही 50-50 रुपए दिए, तू तो दुखी रह रहा है, तू खुश के मारे नाच रहा है, क्योंकि इफेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग, कॉज इज अ डिफरेंट थिंग। तो तीसरे वाले ने कॉज की बात की, जो न्यूटन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, जिससे हमें कुछ मैथ्स वैस लगाने का मौका मिलता है, दैट सेकेंड लॉ। तो भाई ऋषु सिंह ने पूछा कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए, जल्दी से मुझे क्विज दीजिए। क्विज तेरी, मैं एक सवाल तुझसे पूछ ले रहा हूं, अभी तू मुझे अभी उस सवाल का आंसर बता दे। उस सवाल का आंसर बता दे तो तेरी क्विज यहीं पर हो गई। चल भाई, इस सवाल का आंसर, एक सवाल सिर्फ और सिर्फ इनके लिए पूछ ले रहा हूं मैं, सिर्फ एक सवाल इनके लिए पूछ ले रहा हूं कि भैया मुझे बताओ कि क्या है। आप ये बताइए, आपका सवाल है, नहीं तो आप थोड़ी देर क्विज क्विज मत करिएगा और पढ़िएगा। ये 10 किलो का है, ये 500 किलो का है, एक पुली पर ऐसे रखे हुए हैं। इस पुली का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू। म्यू की वैल्यू बता, तू म्यू की वैल्यू बता, आसान सवाल है। म्यू की वैल्यू बता, यानी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू बता, ताकि दोनों रुके रहें। म्यू की वैल्यू बताओ। चलो तुम्हारा सवाल स्टार्ट हो गया भैया। मजाक कर रहा था मैं भी। तो अभी अपन ऋषु भाई, अपन बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ जो हम बात कर रहे हैं, सेकेंड लॉ, इसकी बात करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉज और इफेक्ट में कितना कॉज लगाने पे कितना इफेक्ट आएगा, उनमें एक रिलेशन डेवलप किया। उनमें एक रिलेशन डेवलप किया जो कि सबसे ब्रेक थ्रू था, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। उनका कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको पुश या पुल किया जाए, एफ फोर्स लगाया जाए, तो उसमें स्पीड का बदलाव आएगा। आपने एक टर्म सुना होगा, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का मतलब होता है, एक्सिलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के बदलने को ही एक्सिलरेशन कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वो कहते हैं कि अगर किसी पे फोर्स एफ लगा तो उसके कारण उसमें एक इफेक्ट पैदा होगा, ए इफेक्ट पैदा होगा। तो कॉज क्या है, एफ, इफेक्ट क्या है, ए। तो एफ ने ए को पैदा किया, ये है एफ फॉर फादर, ए फॉर जो भी हो मुझे नहीं पता, बेटा उनका। एफ फादर है, फादर ने ए को पैदा किया, एफ ने ए को पैदा किया। एफ इज द कॉज, ए इज द इफेक्ट। अब ये किसी बॉडी में जितना बड़ा कॉज, जितना बढ़िया कॉज होगा, जितने अच्छे पिताजी होंगे उतना अच्छा बेटा होगा उनका, उतनी अच्छी बेटी होगी उनके। जितने माता पिता के जीन्स ही तो है हमारे, आप उनसे भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन माता पिता की जीन्स, तो उन्होंने सिंपल सी बात की कि जैसा रहेगा कॉज वैसा होगा इफेक्ट। यानी कि इन्होंने कहा कि कॉज इज प्रोपोर्शनल इफेक्ट, यानी इफेक्ट और कॉज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं।
इफेक्ट और कॉज दोनों के एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। जैसा कॉज वैसा इफेक्ट, कॉज इफेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की बात की, तो कॉज इफेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की बात की। तो अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए इन्होंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम रखा m इंटू ए। m जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? वो इस बॉडी पे डिपेंड करता है, यानी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ठीक है, यस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। तो ऐसा नहीं कहना कि किसी को जाके झापड़ मार देना कि स्लैप करके चले आओ और कहो कि यार तुमने भी तो मेरे पे फोर्स लगाया, मैं क्यों, मैं तो नहीं रो रहा हूं। तो वो भी मुक्का मार देगा मुंह पे, कहेगा कि अब दो, तो फिर उसको भी आता होगा तो कहेगा ठीक है मैंने भी हो, तुमने फिर फोर्स लगाया, तो फिर तुमने भी लगाया, फिर उससे लगाया, लड़ाई हो जाएगी। डोंट डू दिस, क्योंकि कॉज अलग चीज है, इफेक्ट अलग चीज है। सेम कॉज के लिए अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं, अलग अलग बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है यार, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने कहा कि सेम कॉज लगाने पर सेम इफेक्ट आएगा, ये नहीं होगा, अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग इफेक्ट आएगा। सिंपल सी कहानी है यार, सिंपल सी कहानी है। कॉज अगर सेम लगाए इफेक्ट सेम आए, ऐसा जरूरी थोड़ी है। भाई तुमने मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ गोवा, गोवा जा रहा है, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मैं गोवा घूमने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, ये लो 5,000 रुपए पर डे का खर्चा तुम्हारा, 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से उन्होंने 50,000 रुपए पकड़ा दिए कि जाओ 10 दिन घूम के आओ। मेरे दोस्त ने अपने पापा से कहा कि पापा प्लीज मुझे गोवा जाना है, प्लीज जाने दीजिए, खींच के तमाचा मारा, भाग यहाँ से। तो दोनों ने तो, हम दोनों ने तो सेम कॉज किया, सेम कॉज मतलब सेम कॉज एफर्ट मारा, लेकिन इफेक्ट अलग अलग आए, क्योंकि अलग अलग आदमी के साथ किया ना भैया। तो ऑब्वियसली सेम कॉज होने पर सेम इफेक्ट आए, ऐसा जरूरी नहीं है। किस पर किया गया है ये कॉज, उस पर डिपेंड करता है, ये बॉडी डिसाइड करेगी। तो बॉडी लेकर अपना आ गई एम, तो बॉडी का एम है, तो ये बॉडी डिसाइड करती है कि कॉज के कारण कितना इफेक्ट आएगा। तो अगर आप इस इफेक्ट को देखें समझे तो क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है जिसका एम ज्यादा है, एम इज मोर। व्हाट डज दैट मीन? एम इज मोर, एम इज मोर का मतलब सेम इफेक्ट पैदा करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, यानी कि ये जल्दी से इट रजिस्ट टू चेंज, इट रजिस्ट टू चेंज, ये चेंज होना नहीं चाहता, ये चाहता है कि भैया हम नहीं बदलें। इट रजिस्ट टू चेंज, चेंज रजिस्ट करने को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्ट, इनर्ट है, यानी हम कहेंगे जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा इनर्ट है यार, ये जल्दी से चेंज नहीं होता, इनर्ट है। तो हमने इसी प्रॉपर्टी का नाम रख दिया इनर्शिया, इस प्रॉपर्टी का नाम रख दिया इनर्शिया, जिसको आगे चल के हम मास भी बोलते हैं, मास भी बोलते हैं। तो इनर्शिया और मास, और कई लोग, आपको पता है न्यूटन ने अपने जीवन काल में, यस ये नहीं पता लगा पा, इनर्ट से इनर्शिया आया है बे, नाम रखा है तुम्हारा नाम, इनर्शिया क्या है तुम्हारा नाम, DIP जो भी है तुम्हारा, डीप है, डिप, तुम्हारा नाम डिप क्यों है, ये कोई बात हुई? अरे नाम रखा गया, तो बहुत गोरे गोरे पैदा हुए तो पापा ने तुम्हारा नाम गोरू रख दिया, तुम्हारी शक्ल भोली लगी पापा ने नाम भोलू रख दिया, तुम गोल मटोल पैदा हो तो पापा ने नाम गोलू रख दिया। अब क्यों रखा, गोलू का क्या मतलब होता है, ये कोई मतलब नहीं है, इनर्ट से इनर्शिया रखा गया, एज सिंपल एज दैट। तो इनर्ट से इनर्शिया रखा गया है, तो इनर्शिया रिप्रेजेंट मास, इनर्शिया मास को रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है, और जिसका इनर्शिया ज्यादा है ये ज्यादा अपोजिशन चेंज करता है, ये बताया न्यूटन ने, F बराबर एम ए। ये जब न्यूटन ने बताया F बराबर एम ई, तो भैया मैं, आपको पता है क्या, मैं हमेशा से था, मैं पैदा वैदा नहीं हुआ हूं, आई एम अ मैन ऑफ अर्थ, मैं जब से दुनिया बनी है तब से मैं हूं, मैं और मेरा दोस्त, उसका नाम था चंपकलाल, मैं और मेरा दोस्त चंपकलाल न्यूटन के जमाने में भी जिंदा थे, हम दोनों बहुत ही बढ़िया, ये मैं हूं, दिस इज आई, दिस इज माई फ्रेंड, उसके बाल थे मेरे बाल नहीं थे, उसका नाम था चंपकलाल, आई एंड चंपक, उसका नाम था चंपकलाल। आई एंड चंपकलाल वर वेरी साइंस एंथुसियास्ट,
हम लोग साइंस एंथुसियास्ट हुआ करते थे। अब साइंस एंथुसियास्ट क्या होता है सर? अब साइंस एंथुसियास्ट मतलब हम लोगों को मजा आता था, कोई नई लर्निंग हो, नई फाइंडिंग हो, नया पता चले, मजा आता था। हम लोगों को किसी ने खबर दी आके, किसी ने खबर दी, दोस्त आया दौड़ता हुआ और उसने खबर दी हमें, न्यूटन लॉ आ गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में उसने हमें खबर दी। जैसे हमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में खबर दी, फर्स्ट लॉ हमने सुना, हमने कहा ये क्या बात है, ये तो हमें पता ही है, ये तो समझ में आ गया। थर्ड लॉ पढ़ा, हमें बहुत मजा आया, हमने कहा बढ़िया बात बोली न्यूटन ने, मजा आ गया। फिर हमने कहा सेकेंड लॉ देखें, सेकेंड लॉ हमने देखा, सेकेंड लॉ हमने कहा जिसको वेरीफाई करते हैं, न्यूटन के सेकेंड लॉ को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही है भी, कि उन्होंने बोल दिया हम मान लें, हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं? मान लो किसी ने F बराबर ma दिया लॉ, हमें वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे? हाउ विल आई वेरीफाई? मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा, ये देख मेजर करूंगा, मेजर करूंगा, इसको मेजर करूंगा, मास मेजर करूंगा, एक्सिलरेशन मेजर करूंगा, ये सब मेजर करूंगा और देखूंगा कि क्या हमने जो मेजर्ड है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा, अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा, जी ऋषिराज, अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि भैया न्यूटन का लॉ सही है, न्यूटन की जिंदाबाद, न्यूटन की जिंदाबाद। अब हम लोगों ने वेरीफाई करने लगे, तो हमने एक बढ़िया सी ब्लॉक लिया, 3 kg का, 3 kg का ब्लॉक लिया, 3 kg का ब्लॉक लिया। उस 3 kg के ब्लॉक पर हमने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, 12 न्यूटन का फोर्स लगाया और हमने कहा कि चलो इसका सब कुछ नापते हैं। और ये जब चला तो हमने इसका एक्सेलरेशन नापने की कोशिश की। मैं खड़ा हो गया ग्राउंड पे और मैं अपनी डायरी बनाने लगा। चंपक लाल की आदत थी ट्रॉली में घूमते रहना, चंपक लाल ट्रॉली में घूमते रहते थे हमेशा। चंपक भैया ट्रॉली में घूमते, चंपक पहचान लोगे ना, जिसके बाल है वो चंपक है, जो गंजा है वो मैं हूं। तो चंपक लाल एक ट्रॉली में बैठे जो इधर जा रही थी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सिलरेशन से। और चंपक लाल ने कहा कि चलो भैया मेजर करते हैं। मैंने भी कहा चलो भैया न्यूटन लॉ को ऑब्जर्व करते हैं। मेरी डायरी, ये मेरी डायरी है, ये दिस इज माई डायरी। मैंने यहां पर देखा, मैंने कहा एफ कितना लगाया गया, मैंने काउंट किया, मैंने कहा 12। मास कितना है, मैंने देखा 3। मैंने एक्सिलरेशन निकाला, एक्सिलरेशन निकाला। एक्सिलरेशन कैसे निकाला? काइनेमेटिक्स आती थी मुझे, मैंने इसको चलते हुए देखा और देखा 1 सेकंड में कितनी दूरी चली है। वो दूरी से एस बराबर हाफ AT स्क्वायर लगाया और उस दूरी को डालकर ए निकाला। ए जब मैंने निकाला, भरोसा रखो सही निकाला होगा, 4 आ गया। ये मेरी डायरी थी। चंपक की डायरी देखते हैं। चंपक की डायरी ये थी। चंपक ने कहा हम भी करेंगे सब कुछ, मैंने कर ले भाई। चंपक ने फोर्स देखा, उसने कहा मुझे भी 12 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है। मास देखा, उसने कहा मुझे भी, मास तभी तुम्हारे साथ ही तौला था 3 kg। चंपक ने जब एक्सेलरेशन देखा, चंपक को पता ही नहीं था कि चंपक चल रहा है। आपको पता है जब चलते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं चल रहे हैं, दुनिया चल रही है। आपने कहा नहीं सर, आप, हमें लगता है, अरे जी तुम्हें बताया गया कि तुम चल रहे हो, तुम चलते, तुम्हारे अंतर मन के दिमाग में ये लगता है कि तुम चल ही नहीं रहे हो, दुनिया चल रही है। आपने कभी कहा मम्मी से कि मम्मी कपड़े छोटे हो गए हैं, तुम्हारे कपड़े छोटे हो रहे हैं क्या? अबे तुम बड़े हो रहे हो। बट यू ऑलवेज से मम्मी कपड़े छोटे हो गए। क्या तुम्हें अपनी शक्ल बदलते हुए दिखी? पर आपका पुराना दोस्त, आज मेरे पुराने दोस्त का स्कूल फ्रेंड का फोन आया 20-22 साल बाद। उसने कहा मैंने तुम्हारा लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखा, आई सॉ योर फेस बट आई कुड नॉट, बस सिर्फ नाम दिख रहा था और आईटी कानपुर दिख रहा था, तो मुझे लगा तुम होगे, इसलिए मैंने तुम्हें टच बेस करने की कोशिश की, पर तुम्हारी शक्ल से मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि ये तुम। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से बदल गया। अब मेरे से पूछे तो मुझे दिखता ही नहीं तो ये बदला हुआ हूं, मेरी शक्ल क्या है, कैसी थी। तो इसने इसको दिखाई क्या दिया? इसको एक्सेलरेशन दिखाई दिया 8, इसको एक्सेलरेशन दिखाई दिया 8। इसने, मैं चिल्लाया, मैंने जब मैच कराया एफ की जगह 12 रखा,
बराबर 3 × 4 रखा और ये 12 बराबर 12 आया। मेरे को लगा बहुत बढ़िया, न्यूटन की जिंदाबाद। मैंने कहा न्यूटन तुम्हारा लॉ बिल्कुल सही है, मैंने देखा, मैंने वेरीफाई कर लिया है, तुम्हारा लॉ एकदम सही है, परफेक्ट लॉ है, यू आर रॉकिंग स्टार, आपका लॉ बिल्कुल सही है। न्यूटन की जय जयकार। इनने देखा, इन्होंने देखा 12 = 3 × 8, 12 बराबर 24, 1 बराबर 2। मैंने कहा बकवास, ये गलत है, न्यूटन का लॉ गलत है, न्यूटन का लॉ गलत है, न्यूटन का लॉ गलत है, न्यूटन की मुर्दाबाद। मैं चिल्लाते हुए जा रहा था न्यूटन की जिंदाबाद, न्यूटन की जिंदाबाद। चंपकलाल चिल्ला रहा था न्यूटन की मुर्दाबाद, न्यूटन की मुर्दाबाद। मैं मिला चंपकलाल से, मैंने कहा क्या हुआ भैया, न्यूटन के लॉ की मुर्दाबाद क्या कर रहे हो? उसने कहा बिल्कुल गलत लॉ है यार। मैं देखा, मैंने कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रही है, F = ma। मैंने कहा मेरे तो कर रहा था, मैंने सेटिस्फाई कराया। इसने कहा कि हाँ, पर मेरा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं गया उसकी ट्रॉली पे खड़े होकर देखा, मैंने कहा हाँ यार, ट्रॉली पे खड़े होकर तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यार, न्यूटन का लॉ तो गलत है। तो हमें लगा इसका मतलब है न्यूटन ने जो अपना लॉ दिया था, न्यूटन ने जो लॉ दिया था, इनको देना चाहिए था डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर होता है ना, कभी भी कुछ देखते हैं तो उसके डिस्क्लेमर होता है, इनको डिस्क्लेमर हो देना चाहिए था। मेरा लॉ ग्राउंड से सही है, माई लॉ इज ट्रू फ्रॉम ग्राउंड्स, माई लॉ इज ट्रू फ्रॉम ग्राउंड्स। इनको कहना चाहिए था मेरा लॉ ग्राउंड से सही है, मेरा लॉ ट्रॉली से मत लगाना, नहीं तो फेल हो जाएगा। डिस्क्लेमर देना चाहिए था। न्यूटन का लॉ हर आदमी के लिए सही नहीं है, और किसको पता कि कौन चल रहा है, कौन रुका है। आपको लगता है कि आप रुके हुए हो, मस्त कमरे में बैठे हुए हो, टीवी देख रहे हो, फोन पे बैठे हुए हो, पर अगर मैं मून से देखूं तो चक्कर लगाए पड़े हो आप, सन के घूमे पड़े हो, घूमे पड़े हो। मैं स्पेस में बाहर जाकर अर्थ ऐसे चक्कर लगा रही, इतनी तेज स्पीड से अपने आप रिवॉल्व कर रही है, आप भी घूम रहे हो उसके साथ साथ, पर आपको थोड़ी पता है कि आप रुके हुए हो कि चल रहे हो। मैंने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गई, कौन रुका है? उन्होंने कहा कि जो रुका है उसके लिए सही है, जो रुका नहीं है उसके लिए सही नहीं है। मैंने कहा ये कैसे पहचानेंगे यार, कौन रुका है कौन रुका नहीं है? तुम्हारा लॉ तो बड़ा कचरा लॉ है यार, लॉ तो बड़ा कचरा लॉ है यार तुम्हारा। तुम कह रहे हो कि लॉ जो तुम्हारा है, वो कह रहे हो कि वो जब कोई रुका हुआ आदमी देखेगा तब सही है, पर असली में कौन रुका है कौन नहीं रुका है कैसे पता चलेगा? सिर्फ 4-5 जगह लगाएंगे जहां हमें दिख रहा है, वहां पे जो तुमने देखा वहां लॉ जाके स्पेस में लगाएंगे तो मौत आ जाएगी, पता नहीं चलेगा कि रुका है कि नहीं रुका है। अर्थ में तो पता है, अर्थ से लग रहा है, तुमने बताया। हर जगह वेरीफाई करें क्या पहले? तो ये बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग थी न्यूटन लॉ की, ये बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग आ गई अक्षय बाबू। अक्षय आपको समझ में आया? अरमान साहब आपको समझ में आया? न्यूटन के लॉ की ये बड़ी शॉर्ट कमिंग थी कि इट इज एप्लीकेबल फॉर एन ऑब्जर्वर, फॉर एन ऑब्जर्वर विच इज नॉट एक्सिलरेटिंग। यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ कि इट इज एप्लीकेबल, क्या डिस्क्लेमर है? इट इज एप्लीकेबल फॉर एन ऑब्जर्वर जिसका एक्सिलरेशन 0 हो, जो खुद एक्सिलरेट ना कर रहा हो। एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का एक्सिलरेशन अगर 0 है तो न्यूटन का लॉ वो लगा सकता है। अब यस प्रज्ञा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा प्रज्ञा? क्लास 6 की, बहुत छोटी बच्ची है, पर आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ, सो ये बात आई बड़ी समस्या की यार, ऑब्जर्वर अगर एक्सिलरेशन उसका 0 होगा देन ओनली ही और शी कैन अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ। अब बात आई कि कौन है ऐसा जिसका एक्सेलरेशन 0 है? मैंने कहा मैं हूं भैया, मेरा एक्सेलरेशन 0 है, मैं अर्थ पे खड़ा हूं, देखो रुका हुआ हूं। उसने कहा तो तुझे लग रहा है ना कि एक्सेलरेशन 0 है, तुझे लग रहा है ना भैया एक्सेलरेशन 0 है, पर तू तो चल रहा है।
अर्थ के साथ घूम रहा है। न्यूटन की हालत खराब, न्यूटन का लॉ एकदम गलत हो गया। ये तो गलत है, गलत समस्या है। खैर हम दोनों गए न्यूटन के पास ऑफिस। अभी कहानी पड़ती है आगे। हम न्यूटन के पास गए ऑफिस। हमने कहा न्यूटन भैया अपना, हम सोचने गए कि न्यूटन से बोले कि लिखो पहले तो, पहली बात पता नहीं कौन लगाएगा कौन नहीं लगाएगा, पर लिखो डिस्क्लेमर कि इट इज वैलिड फॉर एन ऑब्जर्वर विच हैज जीरो एक्सिलरेशन। ऐसा आदमी जिसका एक्सिलरेशन जीरो है उसके लिए ही मेरा लॉ सही है, नहीं तो मेरा लॉ की कोई औकात नहीं है। इट इज नॉट ऑफ एनी यूज। जिसका एक्सेलरेशन जीरो है उसके लिए सही है, जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है उसके लिए सही नहीं है। न्यूटन के ऑफिस पहुंचे, ठक 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 ठक। न्यूटन के ऑफिस हम पहुंचे। न्यूटन के ऑफिस जैसे ही पहुंचे, ऑफिस में ताला लगा हुआ, ताला नहीं गेट बंद था भैया, गेट बंद था ये उस ऑफिस का। गेट बंद था। हमने की नॉक नॉक, नॉक नॉक। हम और कौन, मैं था और चंपक भैया। चंपक भैया और मैं पहुंचे न्यूटन के ऑफिस। नॉक नॉक, नॉक नॉक किया। एक लंबा चौड़ा बंदा निकला, एक लंबा चौड़ा बंदा निकला, लंबे लंबे बाल वाला, बड़ा साइंटिस्ट टाइप का लग रहा था, पर न्यूटन नहीं था। हमने कहा कि भाई सुनो, आपके न्यूटन से बात करनी है। उसने कहा आप तो न्यूटन नहीं हो। उसने कहा हाँ मैं न्यूटन नहीं हूं, मैं न्यूटन का सेक्रेटरी हूं। मैंने कहा न्यूटन के सेक्रेटरी साहब हमें न्यूटन से बात करनी है। उन्होंने कहा कौन हो बे तुम लोग, मुंह उठा के चले आए, न्यूटन से बात करनी है, न्यूटन से बात करनी है। ऐसे कोई भी आ जाएगा न्यूटन से बात कर लेगा क्या? मैंने कहा प्लीज करा दो न्यूटन से बात, कुछ बात है। उन्होंने कहा मुझे बताओ, मैं हूं उनका सेक्रेटरी, पहले मुझे बताओ क्या बात है, फिर मैं देखूंगा कि न्यूटन के लायक है कि नहीं बात, न्यूटन से बात की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। मैंने कहा कि न्यूटन से बात करनी है भैया, प्लीज बताओ, प्लीज बताओ। प्रतिमा भी क्लास 6 में है, हंस सिंह भी क्लास 6 में है, हनु सिंह भी क्लास 6 में है। कोशिश करो छोटे बच्चे यार, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, थोड़ी थोड़ी बात है, कहानी समझो। न्यूटन के पास हम दोनों जब पहुंचे, हमने कहा भैया न्यूटन तुम्हारा लॉ सही नहीं है, उसमें डिस्क्लेमर है, ये बताने के लिए तो मिले सेक्रेटरी साहब। मैंने कहा आप कैसे समझेंगे, साइंस की बात है, आप साइंस से कुछ किया है आपने? उसने कहा मैंने की है ना इंजीनियरिंग, आई हैव डन इंजीनियरिंग। मैंने कहा कहां से की है आपने? हम तो आईटी से पास आउट हैं हम दोनों, आपने कहां से इंजीनियरिंग की है? उसने कहा हमने की है नथुलाल इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेरठ रोड पे। मैंने कहा ये कौन सा कॉलेज है? आपने क्या रैंक आई थी? उन्होंने कहा कि मेरी जेई मेंस में रैंक आई थी 6,46,000 6,605। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत तो आप पढ़े होंगे, कुछ तो रैंक आई थी आपकी, ऐसा थोड़ी कि आप एकदम ही बेवकूफ है, कुछ तो आई थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपका लॉ में करेक्शन है। उन्होंने कहा क्या करेक्शन है, चलो दिखाओ। तो हम लोग उनको ले गए वापस, थक थक करके वापस। हमने उनको खड़ा किया यहाँ पे, उनको यहाँ पे खड़ा किया, बड़े बालों वाले भैया को, बड़े वाले भैया को हमने यहाँ पे खड़ा किया। हमने कहा कि खड़े हो जाइए, अब देखिए F बराबर 12 है, M बराबर 3 है, A बराबर 8 है, न्यूटन का लॉ फेल हो रहा है। उसको भी लगा यार बात तो गड़बड़ हो गई है, न्यूटन का लॉ फेल तो हो रहा है, यहां से तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मैंने कहा, उसने कहा कि मैंने, उसने बोला देखा, हमने कहा फेल हो रहा है ना। उसने कहा नहीं नहीं कहाँ फेल हो रहा है। मैंने कैसी बात कर रहे हैं आप, उसका मास कितना है? उन्होंने कहा 3 kg है। कहाँ है 3 kg? एक्सेलरेशन आपको दिख ही रहा है, वो पास आ गया 1 सेकंड में इतना, उससे एक्सेलरेशन निकालिए 8 आ रहा है। उसे कहा 8 आ रहा है। मैंने कहा उसमें फोर्स कितना लग रहा है? उन्होंने कहा उस पर फोर्स लग रहा है 24 न्यूटन। मैंने कहा पागल है क्या, अभी तो दिख रहा है आपको 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 24 न्यूटन का फोर्स कहां से आ गया? 24 न्यूटन का फोर्स कहां से आ गया तिवारी जी? 24 न्यूटन कहां से लग गया बे? 24 न्यूटन कहां से आ गया? 12 ही तो लग रहा है। उसने कहा 12 नहीं 24 लग रहा है। हमने कहा बाकी का 12 कौन लगा रहा है?
उसने कहा बाकी का 12 न्यूटन भगवान लगा रहे हैं, दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। तो उसने कहा कि ये गॉड के द्वारा लगाया गया फोर्स है 12 न्यूटन का। मैंने कहा गॉड के द्वारा? ये क्या बकवास कर रहे हो? गॉड कहां से आ गया अभी यहां पर? गॉड ने कौन सा फोर्स लगा दिया? क्यों फोर्स लगा दिया? उसने गॉड कहां से फोर्स? कहता गॉड लगाते हैं फोर्स। दुनिया में जब भी किसी जमाने में जब रिलीजियस लोग जो इंटेलिजेंट हुआ करते थे, उनके सामने आप एक समस्या लेके जाइए, उनको जिस समस्या का समाधान नहीं पता होता था, जिसका कारण नहीं पता होता था, वो ये नहीं कहते थे हाँ मैं फंस गया, हाँ मैं फंस गया, मुझे नहीं पता। वो कहते थे ये भगवान करा रहा है। पहले के जमाने में पोप के पास गए कि भैया पोप साहब, पोप साहब, व्हाई द हेल इट इज रेनिंग, इतनी रेन क्यों हो रही है, बारिश हुए पड़ी है, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, गांव बह गए, ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी ज्यादा रेन क्यों हो रही है? उन्होंने कहा तुमने गलत काम किए हैं, इसलिए भगवान रेन करा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया। ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया, ये बिल्कुल सही बात नहीं थी। भगवान बिल्कुल फोर्स नहीं लगा रहे थे, पर इसने कहा कि 12 न्यूटन का फोर्स भगवान लगा रहे हैं। ये 12 न्यूटन का फोर्स एक्चुअली में कोई नहीं लगा रहा था, न्यूटन का लॉ गलत था, पर ये एक फ्रॉड कॉन्सेप्ट मार्केट में आया, 12 न्यूटन का फोर्स लगाने वाला। मैंने कहा कितना लगाते हैं भगवान, हमेशा 12 लगाते हैं क्या? उसने कहा नहीं। मैंने कहा कितना लगाते हैं? उसने कहा जब भी न्यूटन के लॉ को सही करने के लिए जितने की जरूरत होती है, यहां 12 की थी तो 12, कहीं 25 की पड़े तो 25, न्यूटन के लॉ को सही करने के लिए जितने की भी जरूरत पड़ेगी उतना फोर्स लगाते हैं। न्यूटन के लॉ को सही करने के लिए जितने की भी जरूरत पड़ेगी उतना फोर्स लगाते हैं, और इस फोर्स का नाम रखा स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब होता है झूठा। इस फोर्स का नाम है झूठा फोर्स। कोई नहीं लगाने वाला है, पर हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाना पड़ा अक्षय, क्योंकि हमें न्यूटन के लॉ को सही करना था। तो न्यूटन के लॉ की ये शॉर्ट कमिंग है। न्यूटन का लॉ सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जर्वर के लिए सही है जिसका एक्सेलरेशन 0 है, जिसका एक्सेलरेशन 0 है। जिनका एक्सेलरेशन 0 होगा वो न्यूटन के लॉ को सही मानेंगे। न्यूटन ने क्लियरली मेंशन किया था, न्यूटन ने क्लियरली मेंशन किया था पलास। न्यूटन ने क्लियरली मेंशन किया था। क्या मेंशन किया था? न्यूटन ने यह बात क्लियरली मेंशन की थी कि जिनके लिए रुकी हुई चीज बिना फोर्स के रुकी रहे, चलती हुई चीज बिना फोर्स के चलती रहे, उनके लिए ही मैं लॉ दे रहा हूं। My first law is not the thing I have copied from people who has already given law of inertia. I am giving my first law just to make sure that only those guys who find my first law correct should apply Newton's second law. क्योंकि अगर इस ऑब्जर्वर की बात की जाए, किस ऑब्जर्वर की? इस ऑब्जर्वर की, कहां गया, ट्रॉली वाले की, तो इसके लिए कोई रुकी चीज है तो वो बिना फोर्स के चल जाएगी। तो इसके लिए मेरा लॉ नहीं है। मेरा लॉ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरा फर्स्ट लॉ वैलिड है। दिस इज व्हाट न्यूटन क्लियरली मेंशन्ड। समझ में आया? तो ये स्यूडो फोर्स हम जैसे अनभिज्ञ लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए लगाया, और उससे हम आज भी सवालों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया में अज्ञानियों की भी बहुत भीड़ है। तो उनको चीजें सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें स्यूडो फोर्स का सहारा लेना पड़ता है। यानी साइंस हैज टू गो इन द भक्ति ऑफ भगवान to make sure
that every अज्ञानी can understand science. हर ज्ञानी को साइंस समझाई जा सके, इसलिए हमें ऐसे स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़ी। स्यूडो फोर्स के बिना हम किसी को नहीं बता सकते थे कि ये ऐसा होगा। क्लियर है आयशा, अक्षय? मित्रा जी, प्रज्ञा, किस क्लास में हैं आप? गोपी, आपकी क्विज अभी ले लेता हूं। यस प्रीति, बहुत ही बढ़िया। आयशा, अच्छे से आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो आपने आज जो सीखा वो न्यूटन्स लॉ और उसकी शॉर्टकमिंग सीखी। पहली बात, न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत ही ज्यादा पाथ ब्रेकिंग था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, समझ में आना चाहिए था। कॉज और इफेक्ट में अंतर समझ में आने चाहिए। हम कभी भी कॉज नहीं देख पाते, हम हमेशा इफेक्ट देखने पड़ते, हमें इफेक्ट दिखता है, हमें कॉज दिखता ही नहीं है। हमें सिर्फ दिखता है बीमार पड़ना, हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं वो ढूंढ नहीं पाते। कॉज से पता लगता है कि इफेक्ट को कैसे सही किया जाएगा, रूट कॉज क्या है। इसलिए कॉज इफेक्ट एनालॉजी साइंस का फंडामेंटल है। आज की साइंस में बड़ी खतरनाक चीजें हो गई हैं, साइंस बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है। साइंस में आजकल कॉज इफेक्ट की बात की जगह स्पॉन्टेनिटी की बात की जाती है कि कोई पहले कोई बाद में नहीं होता, सब एक साथ होता है, कोई कॉज नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। आइंस्टाइन जैसी थॉट प्रोसेस आती है। हम जैसे पहले के जमाने में कहते थे कि अंधेरा मतलब डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। आइंस्टाइन ने एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया हमारे सामने, हाउ डू यू नो डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट? Is it also possible? It is not also possible. Is it not also possible that absence of darkness is light? अगर डार्कनेस ही परमानेंट चीज हो, लाइट उसकी एब्सेंस हो, डार्कनेस ही फंडामेंटल चीज हो, डार्कनेस ही चलती हो हर जगह, जहां जहां डार्कनेस नहीं हो पाती वहां वहां लाइट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं था। तो दिस इज द वे वी कैन मूव ऑन। आपको अब आपके मन में एकदम सिंपल सी कहानी मैंने समझाई, आपको बात समझ में आनी चाहिए। कल हम जब बात करेंगे, कल बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है हमारे जीवन में जो हमें डिस्कस करनी है। कल हम जो बात करेंगे वो मैथ्स और बायोलॉजी में दो चीजों की बात करेंगे। बहुत बढ़िया बात है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और कैसे सोचेंगे कि इंटीग्रेशन करना है कि नहीं करना है, क्या होता है इंटीग्रेशन। क्या न्यूटन ने ही, अच्छा न्यूटन ने कैलकुलस बनाई थी, क्या न्यूटन ने ही इंटीग्रेशन डेवलप किया है, क्या उससे पहले लोगों को पता नहीं था? इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। फिर हम वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे, वैक्सीन्स क्या होती हैं, हाउ इट इज मेड, सबसे पहले क्या किया गया। आपको पता है, इंटरेस्टिंग बात, कल बात पता चलेगी। वैक्सीन तो हमारे हिस्टोरिकल अगर हम बात की जाए तो वो 1700 के आसपास, 1700 से 18th सेंचुरी में हमें वैक्सीन के बारे में, पहला स्मॉल पॉक्स सबसे पहले डिसीज थी जिसके लिए वैक्सीन बनी थी। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई गई, पर उससे पहले बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट की बात करें तो बीसी में भी इंडिया और चाइना जैसी कंट्री में जो हम लोग हैं, सब एक ही था, हमारे सारी सभ्यताएं एक थी। चाइनीज मतलब बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की बात करें तो इंडिया चाइना सब एक जैसा ही जगह थी। तो हमारी इस लोकेलिटी में हम पहले ही डेवलप कर चुके थे कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन। इन सारी चीजों पे कल हम चर्चा करेंगे। आई होप कि कल आप जरूर अटेंड करिएगा। ये 2, 4 से 5 और 6 से 7 में इंटीग्रेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और वैक्सीन की जर्नी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज कितने प्रोसेस होते हैं वैक्सीन में, इनकी भी चर्चा करेंगे। आई होप इट इज अ अंडरस्टैंडेबल क्लास।
नो अंशराज, आप थोड़ा लेट आए थे, आप वापस से देख लीजिएगा बेटा पुराना पुराना। ठीक है बच्चों, क्विज जल्दी ही हो जाएगी, मैंने बताया क्विज कब होगी। बिल्कुल मिलेंगे पलाश हम कभी। प्रज्ञा सॉरी, मैं आपके स्कूल आया था। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? शॉर्ट रन, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? क्विज होगा बेटा जल्दी, नवंबर में क्विज है, अभी तो नहीं है आज। ठीक है अंश, हनु, नोट्स करेंगे अरेंज। रंजिता, ओके ओके बच्चों, बाय 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 रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ and be happy. The most important thing in life is to be happy. Thank you. Bye short run, bye everyone. Bye 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 bye.